तो आज हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स तो जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल। चलो इस सभी का हाल चाल बढ़िया होना चाहिए। तो फाइनली आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 53 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। लास्ट सेशन में टोटल मेरे ख्याल से हमने 32 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और जून 19 वाला पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि आपके 32 क्वेश्चंस में कोई भी डाउट नहीं होंगे। जिन बच्चों के डाउट्स उनका मैंने रिप्लाई कर दिया था उनके कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी, अब 32 के अलावा बैलेंस जो भी क्वेश्चन है ना सर, आज वो हमें स्टार्ट करने। इट मीन आज हमें इनकम टैक्स के 70 क्वेश्चन जो है ना, आज हमें सारे कंप्लीट कर लेने हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने एक बार घर से पहले जरूर पढ़े होंगे। उसमें कोई भी डाउट्स होगा जब मैं उसको यहाँ पे डिस्कस करूंगा, वो सारे के सारे डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे। बस ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। अच्छा इधर सुना ध्यान से। अब एक बार आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो मैंने अपना एक नया भी अपना टेलीग्राम के ऊपर एक चैनल बनाया है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जो भी आपके दोस्त हैं या आप लोग हो, सबने वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर ऐड हो जाना है। क्योंकि आपके जितने भी अब फ्री नोट्स होंगे, ठीक है, जो भी आपके टेक्स्ट के अंदर होंगे, जो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, जो आपके टेस्ट पेपर होंगे, या जो भी आपके चैप्टर वाइज में समरी नोट्स बनाऊंगा ना, वो सारे के सारे मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालूंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ना ये प्रॉब्लम आती थी कि सर बार बार हमें वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ता है, कई बार वेबसाइट के ऊपर मिलते नहीं है, वेबसाइट ओपन नहीं, और ये 100 प्रॉब्लम आती है। तो वो सारी प्रॉब्लम मेरी पूरी फैमिली के मैंने सोल्व कर दी है। अब एक टेलीग्राम मैंने चैनल बना दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपने वो टेलीग्राम चैनल वाली वीडियो पूरी ध्यान से देखी होगी और टेलीग्राम चैनल में आप ऐड हो चुके होंगे। तो जो जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल में ऐड नहीं हुए उन्होंने भी ऐड होना है, और अपने दोस्तों को पूरे इंडिया में जितने भी सीएस के बच्चे हैं ना, मतलब हम सब ने मिलकर एक सबसे बड़ा चैनल बनाना है जिसमें बहुत सारे नोट्स आपके लिए हों, बहुत सारे टेस्ट पेपर आपके लिए हों, बहुत सारी काम की बातें उसके अंदर लेके आऊंगा। मतलब जो भी मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट हो सकेगा, अब वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालना स्टार्ट कर दूंगा। मतलब यूट्यूब पे मैं वीडियो लेके तो आऊंगा ही आऊंगा, बट जो भी आपके पीडीएफ के नोट्स होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, वो सारे के सारे जो होंगे ना, आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का नाम मैंने लिखा है सीए विवेक गाबा टैक्स लव ऑफिशियल के नाम से लिखा हुआ है, और सीए वीजी टैक्स लव के नाम से अगर आप सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़ चुके हैं और बहुत सारे बच्चे मैं सोचता हूं कि बहुत जल्दी उसमें जुड़ जाएं, क्योंकि अब जो भी नोट्स होंगे ना, वो अब एक्सपर्ट बनो कि वेबसाइट के बजाय टेलीग्राम चैनल पे आएंगे, ताकि बहुत बड़ी फैमिली हमारी वहां पर भी बन जाए। ठीक है जी, चलो बच्चा कह रहा है थैंक यू सर, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब इधर सुना ध्यान से। अब कोई इधर देखो ध्यान से, नाले को बीच में बातचीत बंद करो। इधर सुना ध्यान से। अब आज के सेशन में हमें 32 से अगले वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। ठीक है जी, मेरे ख्याल से 32 क्वेश्चन नहीं हमने किए थे, मेरे ख्याल से 31 हमने क्वेश्चन किए थे। तभी मैं कहूं कि बच्चा कह रहा है कि सर 32 क्वेश्चन ही 31। यस, हमने 31 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है ना, 32 क्वेश्चन से आज हमें स्टार्ट करने हैं। ठीक है, आप जो एक बार क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अब एक बार चेक करो, क्वेश्चन नंबर 32 जो है ना, ये क्वेश्चन हमारा किसका है? ये क्वेश्चन हमारा डिडक्शन के चैप्टर का ही है। याद करो, डिडक्शन के चैप्टर में ना एक सेक्शन, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, सेक्शन 80D आपने किया होगा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वाला। उसके अंदर ये कहा होगा कि अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आपको डिडक्शन मिलेगी 25,000 रुपए तक, और अगर एज आपकी 60 साल या उससे ऊपर होगी तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? 50,000 रुपए की मिलेगी। अब मे बी आप में से कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पुराना लॉ पढ़ा होगा। पुराने लॉ में जो 50,000 रुपए की लिमिट है वो 30,000 रुपए की थी, बट अब वो लिमिट 50,000 रुपए की हो चुकी है। इट मीन अगर मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, मैंने अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाया, मेरी एज 60 साल से कम है, लिमिट मेरी मैक्सिमम कितनी होगी? 25,000 रुपए की। अगर मेरी एज 60 साल उससे ऊपर होगी तो लिमिट मेरी कितनी बन जाएगी? 50,000 रुपए की। और अगर मैंने अपने फादर का हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो भी सेम केस एप्लीकेबल होगा। उन केस में 25,000 अगर मेरे फादर की एज 60 साल से कम है, और अगर मेरे फादर की एज या मेरे मदर की एज, मेरे पेरेंट्स की अगर 60 साल या उससे ऊपर होगी तो उस केस में लिमिट कितनी मिलेगी? 30,000 की नहीं, 50,000 की लिमिट एप्लीकेबल होगी। बस एक बात ध्यान देना। अब एक बार चेक करो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है। वो ये बात कहना चाह रहा है, एक बार इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको दिख जाए। इधर देखो ध्यान से। अब एक बार यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा हुआ है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, तिमिर एज 51 ईयर है जी, एज आपकी 51 साल की है। सब्सक्राइब टू हेल्थ इंश्योरेंस फॉर हिम, उसने अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया। उसका प्रीमियम पे कर रहा है 28,000 पे कर रहा है, और उसने अपने पेरेंट्स के लिए भी लिया है। अब सोच के बोलना, अगर उसकी एज 51 है तो उसके पेरेंट्स के लिए ऑब्वियस बात है 60 साल से ऊपर होगी।
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कई बच्चों ने क्वेश्चन अब घर में ट्राई किया ना, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे क्या बोला कि भैया सर फादर की एज तो इन्होंने दी नहीं है। एक बात मैंने सोच के बताओ नालायक, अगर उनके खुद की एज 51 साल है तो उनके पेरेंट्स जो होंगे वो 60 साल से ऊपर ही होंगे ना। बच्चा कह रहा है हाँ अगर 60 साल से कम होंगे, मम्मी पापा 55 साल के, और नहीं 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 नहीं, हाँ सर हाँ हाँ 60 साल से ऊपर होंगे, तो कम से कम थोड़ा सा भी अगर आप माइंड लगाओगे, अगर मेरी एज 51 साल की है तो मेरे पेरेंट्स की तो 60 साल से ऊपर होगी ना। तो अगर मेरे पेरेंट्स की 60 साल से ऊपर है तो मेरे पेरेंट्स वाले केस में लिमिट एप्लीकेबल कितनी होगी, 50,000 की, और मेरे केस में लिमिट एप्लीकेबल कितनी होगी, 25,000 की। बस एक बात ध्यान देना। तो इधर देखो उनके लिए मैंने प्रीमियम पे किया 32,000, तो भैया 32,000 का प्रीमियम ये तो मुझे पूरा अलाउड हो जाएगा। और जो मैंने 28,000 का मैंने अपने अपनी वाइफ के लिए पे किया, अपने बच्चों के लिए पे किया, उस केस में 28 मुझे अलाउड नहीं होगा। मैक्सिमम कितना मिलेगा, 25,000। तो डिडक्शन जो मिलेगी वो कितने की मिलेगी, 57,000 की मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जून 19 के एग्जाम का है। सेम इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनेंगे और आपने गलती करके नहीं आनी, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, बस ये पर ध्यान दो। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, पेरेंट्स की एज 60 साल से ऊपर है, उन केस में 32,000। मेरी एज 51 साल की है, 60 साल से कम है, भैया 28,000 है, बट लिमिट मेरी 25,000 की है। तो डिडक्शन मुझे कितनी मिलेगी, 25 की मिलेगी, बस ये पर ध्यान देना। तो ये टोटल मेरा कितना हो गया, 57,000। ये मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन नंबर 33 यहां पे पढ़ना स्टार्ट करो। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, इन केस ए नॉन रेजिडेंट, एक नॉन रेजिडेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन हिज एंड। मतलब एक नॉन रेजिडेंट है, इन चारों में से कौन सी इनकम उस नॉन रेजिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, आपको ये बताना है। सबसे पहला, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। याद करो सेक्शन नंबर 9 रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर के अंदर मैंने कहा था कि अगर इंटरेस्ट, रॉयल्टी, टेक्निकल फीस अगर गवर्नमेंट से मिलेगी ना तो हर केस में टैक्सेबल होगी। तो भैया गवर्नमेंट से मिल रही है, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, हर केस में टैक्सेबल है, तो भैया ये तो टैक्सेबल हो जाएगी। फिर वो कहना चाह रहा है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, अगर कैपिटल एसेट इंडिया में है और वहां से इनकम आ रही है तो ये इनकम टैक्सेबल होगी नहीं होगी, बिल्कुल टैक्सेबल होगी, तो ये भी इनकम टैक्सेबल होगी। फिर वो कहना चाह रहे हैं इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम ए रेजिडेंट इन इंडिया। इट मींस एक एनआर को इंटरेस्ट मिल रहा है इंडिया के रेजिडेंट से, और जिसको आपने यूज कहां पर किया है, इंडिया से बाहर यूज किया है। अब मुझे नहीं पता मेरी फैमिली के कितने बच्चों को ध्यान आएगा, जब आपने रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में सेक्शन नंबर 9 पढ़ा होगा ना, तो एक सेक्शन नंबर 9 के अंदर मैंने आपको छठा, सातवां, आठवां पॉइंट कराया होगा, जिसका एक डायग्राम मैंने बनवाया था, और ये क्लास मैंने यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड की थी, अगर आपको ध्यान आ जाए। उस केस के अंदर मैंने कहा था इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल फीस अगर ये तीनों सम पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो लेने वाले के हाथ में हर केस में टैक्सेबल होगा। और अगर ये तीनों सम पेमेंट करने वाली अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो इंडिया में तब टैक्सेबल होगा अगर उसके सोर्स को आपने इंडिया में यूज किया होगा। अगर इंडिया से बाहर यूज किया होगा ना, उस केस में टैक्सेबल नहीं होगा। तो अपने आप बोल देना कि जो यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है उसके लोन को, जो उसने मनी बोरो की है उसको इंडिया से बाहर यूज किया, तो क्या एनआर के हाथ में ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, नॉन टैक्सेबल होगा? नॉन टैक्सेबल। तो उसने मांगा ही क्या है कि इनमें से कौन सी इनकम नॉन टैक्सेबल है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अब जिस बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है, एक बार दोबारा से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। उसने मुझसे क्वेश्चन में ये बोला है एनआर के हाथ में कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे ना, ए भी टैक्सेबल है, बी भी टैक्सेबल है, डी भी टैक्सेबल है, सी इनकम ऐसी है जो एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। रीजन बीइंग उसने जो पैसा बोरो किया उसको इंडिया से बाहर यूज किया, और अगर ये पैसा इंडिया में यूज करता ना फिर इंटरेस्ट टैक्सेबल होता, बट उसने पैसा इंडिया से बाहर यूज किया, उस केस में क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन 34 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 34 तो बिल्कुल आसान है, ये सेक्शन हमारा 44 एडी। कितनी बार सेक्शन बन चुका है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला, आप खुद देखो। एक बात मैंने अब सोच के बोला, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले में जितनी भी आपकी टर्नओवर होगी उसका 8% इनकम मानते हैं, और अगर पैसा ऑनलाइन मोड में आ रहा है तो कितनी इनकम मानते हैं, 6%। एक बार चेक करना क्वेश्चन में क्या लिखा है। वो ये बात कहना चाह रहा है मिस्टर कांत, थोड़ा जूम कर दूं, यस सर। मिस्टर कांत इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ पीस ऑफ वेरियस लैंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920। ही सोल्ड पीस ऑफ लैंड 32 लाख। ऑल दी सेल वर मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, मतलब सारी पेमेंट जो हुई है वो ऑनलाइन मोड से हुई है, और इस लैंड की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 41 लाख है। अपने आप बोल देना, मैंने सेल किया 32 लाख का, स्टैंप ड्यूटी 41 है,
तो क्या ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इस सेल प्राइस के 105% से ज्यादा है या नहीं है? 105% से ज्यादा है। और अगर 105% से ज्यादा होगी तो याद करो कैपिटल गेन का सेक्शन 50C ये बात बोलता था कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी डीम्ड योर सेल प्राइस। अब इस केस में सेल प्राइस मेरा क्या बनेगा? 32 लाख बनेगा या 41 लाख बनेगा? 41 लाख बनेगा। और अगर सेल प्राइस मेरा 41 लाख है और ये सारी वैल्यू मुझे ऑनलाइन मोड से आई है, तो 41 लाख का अगर मैं 6% निकालूंगा तो मेरी बिजनेस की इनकम कितनी बन जाएगी? 2,46,000 रुपए ये मेरी इनकम आ गई। बच्चा कह रहा है सर प्लीज आप एक बार हमें दोबारा बता दो ना, हमें ना इसमें थोड़ा ना कंफ्यूजन हो रही है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हमें मुश्किल लगते हैं। मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, मेरे नोनू, मेरे सोनू, एक बात मुझे बताओ, आपने कैपिटल गेन में सेक्शन 50C पढ़ा है? 50C में क्या लिखा है? अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपके सेल प्राइस के 105% से ज्यादा होती है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस बन जाता है। उसने बोला ये बिजनेस क्या है? उसका लैंड की सेल करने का बिजनेस है। अब अगर लैंड की सेल करने का बिजनेस है तो 32 लाख सेल प्राइस हो गया और 41 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो गया। और आपने पीजीबीपी के अंदर भी एक सेक्शन पढ़ा होगा 43CA, अगर आपको ध्यान आ जाए, याद करो मैंने आपको कहा भी था कि सेम 50C की तरह है। और उसमें भी क्या लिखा है? अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 105% से ज्यादा होगी तो सेल कंसीडरेशन जो होगा ना वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मैं 32 लाख रुपए का 105% निकालूंगा, अगर मैं 32 लाख का 105% निकालूं तो कितना आएगा सर? ये आएगा 33,60,000 ये निकल के आएगा। और मेरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 41 लाख है। तो अपने बोल दो 105% से ज्यादा है या नहीं है? बिल्कुल ज्यादा है। तो अगर 105% से ज्यादा है तो सेल प्राइस क्या बनेगा? 41 लाख। और उसने बोला ये सारी ट्रांजेक्शन ना इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से हो रही है। तो अगर ऑनलाइन मोड से हो रही है तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जो भी टर्नओवर लेंगे उसका 6% इनकम मानते हैं, ये आप सब जानते हो। तो अगर मैं 41 लाख लूंगा 6% मानूंगा तो 2,46,000 रुपए ये मेरी इनकम निकल के आ जाएगी। ये हमारा आंसर निकल के आएगा। अब जिन बच्चों ने 43CA और 50C ध्यान से पढ़ा नहीं, उन्हें तो ये पता ही नहीं होगा। वो नालायक बच्चे क्या करेंगे? वो 32 लाख का फिर यहाँ पे 6% निकाल देंगे, ठीक है जी। और अगर 32 लाख का 6% निकालेंगे तो 1,92,000 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी वो देख के आएंगे, उनको लगेगा उनका आंसर सही है जबकि उनका आंसर गलत है। तो सर ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला कंसेप्ट मैंने क्लास में बहुत सही टाइम तरीके से करवाया था और कई सारे क्वेश्चंस भी हमने किए थे। उम्मीद करता हूं आपको ध्यान भी आ रहा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। अगले क्वेश्चन पे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 35। इधर देखो ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 35 हमारा टाइम लिमिट वाला है। अच्छा एक बात और ध्यान सुनना, अब बहुत जल्दी ना, बहुत जल्दी मैं आपकी पूरे इनकम टैक्स में जितनी भी टाइम लिमिट है आपको मैं चलो लाइव सेशन में गुड न्यूज दे ही दूं। जितने बच्चे इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं सबको दोस्तों को बता देना, अब जितनी भी आपकी इनकम टैक्स में टाइम लिमिट्स है ना, जितनी भी आपकी परसेंटेज हैं और जो भी आपके नंबर ऑफ डेज है, उसकी बहुत जल्दी मैं एक समरी लेके आऊंगा और वो समरी में बना के वही टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो प्लीज मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जितने भी नोट्स मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट वाले होंगे वो टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। फिर ये बार बार मत बोलना कि सर हमें वेबसाइट पे मिल नहीं रहे, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे परेशान होते थे। ये आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने निकाला है कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जो भी इनकम टैक्स के समरी नोट्स होंगे लिमिट बेस वाले, मैं सारे के सारे अब टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, वहां से आप आराम से डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है नी। इधर देखो ध्यान से, अब यहां पे कहना चाह रहे हैं टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट अंडर सेक्शन 147। अब याद करो जब हमने रिटर्न ऑफ इनकम वाला चैप्टर किया था ना, वहां पर मैंने आपको कहा था कि हमारी असेसमेंट 4 तरह की होती है। याद आ रहा है? 143(3), 144, 147, 153A। तो मैंने कहा था जब असेसमेंट होती है उससे पहले नोटिस आता है, असेसमेंट स्टार्ट होती है, असेसमेंट कंप्लीशन की टाइम लिमिट भी होती है। और नॉर्मली हर असेसमेंट की कंप्लीशन की टाइम लिमिट क्या है? 12 महीने। तो आंसर क्या निकल के आएगा? 12 मंथ। तो उसने मुझसे मांगा ये क्या है? कंप्लीशन की टाइम लिमिट क्या है? 12 महीने में ये वाली असेसमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये इसकी टाइम लिमिट है, ठीक है। याद जरूर कर लेना, वैसे मैं उस नोट्स के अंदर भी बनाऊंगा, बट एक बार आपको फिर भी याद करनी है कि अगर असेसमेंट कंप्लीशन की टाइम लिमिट मांगेगा तो टाइम लिमिट कितनी है? 12 महीने, ठीक है। उसके बाद आओ जी अगला क्वेश्चन नंबर 36। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, प्रकाश मेंटेन ए रिकरिंग डिपॉजिट बाय पेइंग 20,000 पर मंथ इन ए बैंक, the interest accrue and credit during the year 1920 on such deposit 15,000 the amount of TDS required to deduct by the bank would be। हाँ जी, 15,000 पे इंटरेस्ट आ रहा है बैंक से, कह रहे हैं कितना टीडीएस कटेगा। अब अगर मे भी आपको ध्यान आ रहा हो, सेक्शन 194 जो हमारा टीडीएस का है
उसमें पुरानी लिमिट जो थी वो 10,000 रुपए की लिमिट थी। इट मीन 10,000 तक अगर बैंक से इंटरेस्ट आएगा तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। 10,000 से ऊपर इंटरेस्ट आएगा तो टीडीएस कट जाएगा। अब मे बी अगर आपको बताओ उसमें नई लिमिट जो है ना वो 40,000 रुपए की नॉर्मल केस में, और अगर सीनियर सिटीजन की बात करूंगा तो 50,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल है। अब सोच के बोलना, अगर 15,000 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है तो एग्जाम्पशन लिमिट से कम इंटरेस्ट आ रहा है तो क्या टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो उस केस में आंसर कितना आएगा? नील। इस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है जी। बच्चा कह रहा है सर ये आपने टीडीएस की जो लिमिट्स हैं ये आपने हमें भेजी थी क्या? याद करो एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट के ऊपर मैंने अपलोड की थी, आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखो ध्यान से, ये आपका सेक्शन नंबर 194 है। यही सेम टेबल मैंने एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट के फ्री नोट्स के फोल्डर में डाली है, और मैं आपके वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाल दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इधर देखो ध्यान से, ये आपको दिख रहा है जी? थोड़ा जूम कर रहा हूं। ये देखो 194A, ये टीडीएस है इंटरेस्ट के ऊपर। देखो 40,000 रुपए की लिमिट है और 50,000 रुपए सीनियर सिटीजन। पुरानी लिमिट यहाँ पे 10,000 रुपए की थी, अब ये लिमिट खत्म हो चुकी है तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट कितना? 15,000 रुपए। एग्जाम्पशन लिमिट तक है तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी। यही सेम टेबल, यही सेम सबरी टेबल मैंने अपलोड कर दी है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाल दूंगा। तो दोबारा से एक बार क्वेश्चन देखो जी, उसने 15,000 रुपए का इंटरेस्ट बोला है तो अगर 15,000 का इंटरेस्ट है तो उस केस में कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। आंसर कितना आएगा? नील। इसका आंसर नील आ जाएगा जी। अगले उस पे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 37। सागर एंगेज इन ए बिजनेस book a marriage hall for Yash having planned for conducting mega sale during festival season financial year 1920 and paid rent of 55,000 for 3 days। 55,000 रुपए का रेंट 3 दिन का पे किया। हिज टर्नओवर है उसकी 85 लाख। अमाउंट ऑफ टीडीएस टू बी मेड बाय सागर। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि सागर ने एक लैंड ली है और उस लैंड पर उसने मतलब एक हॉल बुक किया। उस हॉल का 3 दिन का किराया जो है वो 55,000 रुपए है, और अगर 3 दिन का किराया 55,000 रुपए है तो जब वो इसका रेंट पे करेगा तो क्या वो टीडीएस काटेगा? नहीं काटेगा। सर मे बी अगर आपको बताओ टीडीएस के चैप्टर में एक सेक्शन 194IB है, और सेक्शन 194IB ये बात कहता है कि अगर कोई इंडिविजुअल एचएफ किराया पे करेगा और वो किराया पूरे महीने का 50,000 से ज्यादा होगा ना तो पेमेंट करने वाले को टीडीएस काटना पड़ेगा। सर एक बार दोबारा बोलना। अब आप में से कई बच्चे यहां पे ऐसे बैठे हैं जिनके माइंड में अभी घूम रहा होगा सेक्शन 194I। सर 194I भी रेंट का है और 194IB भी रेंट का है। 194I में रेट है 10% और 194IB में रेट 5% है। इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? 194I ये बात कहता है कि अगर कोई कंपनी रेंट पे करेगी या ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ रेंट पे करेंगे जिनका ऑडिट कंपलसरी है, उस केस में जब वो टीडीएस काटेंगे तो 194I में काटेंगे। बट अगर ऐसे इंडिविजुअल रेंट पे करेंगे जिनका ऑडिट कंपलसरी नहीं है। अब बच्चा कह रहा है सर एक बात मुझे थोड़ा जूम करके दिखाना, इस क्वेश्चन में कहां लिखा है कि इसका ऑडिट कंपलसरी नहीं है? एक बात मुझे सोच के बताओ, अपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। इसमें टर्नओवर कितनी है? 85 लाख। और अगर टर्नओवर 85 लाख है मेरे नंद गोपाल, याद करो ऑडिट तब करवाना होता है अगर टर्नओवर 100 लाख से ऊपर होती है। मेरे ख्याल से आप भूल चुके हो और मुझे नहीं पता आप रिवीजन कैसे कर रहे हो। याद करो पीजीपी के चैप्टर में सेक्शन 44AB ऑडिट कब करवाना होता है? 1 करोड़ के बाद। अब अगर टर्नओवर 85 लाख है तो क्या इसका ऑडिट कंपलसरी है? नहीं। बट अगर ऑडिट कंपलसरी नहीं है तो एक सेक्शन 194IB है, वो कह रहा है रेंट पे टीडीएस कटेगा 5% के रेट से। कब? अगर पूरे महीने का किराया जो है 50,000 से ज्यादा है। अब यहां पे तो 3 दिन का किराया 55,000 पे है तो क्या टीडीएस कटेगा? नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। किस रेट से कटेगा? 5% से कटेगा। तो अगर मैं 5% निकालूंगा तो 2750 रुपए, ये इसका आंसर आ जाएगा। बच्चा कह रहा है ऐसे ऐसे तो क्वेश्चन हमें मुश्किल लगते हैं। मुश्किल नहीं है, बार बार मुश्किल बोल के अपना पेपर मुश्किल मत बनाओ। ये सब क्वेश्चन आसान है, सिर्फ प्रॉब्लम पता क्या है? आपको लिमिट्स याद करनी है। और आपको मैंने पूरी फैमिली को, जो मेरी बैच की लास्ट क्लास थी, आपको मैंने बताया भी था कि जो बच्चे सारी लिमिट्स एक टाइम पर याद करेंगे वो लाइफ में कभी लिमिट्स याद नहीं कर पाएंगे। अगर वो लिमिट्स को ब्रेक करके याद करेंगे, फॉर एग्जांपल आज मुझे 5 लिमिट याद करनी है, कल अगली 5 याद करनी है, फिर अगली 5 याद करनी है, आप खुद देखना आपको सारी लिमिट्स याद हो जाएंगी। बट अगर आप ये सोचो कि मैं 50 की 50 लिमिट्स याद करूंगा, मतलब ही पैदा नहीं होता कि आपको एक भी लिमिट्स याद हो जाए। और आपको मैं दिखा देता हूं ये सेक्शन, देखो जी, इधर देखो ध्यान से। ये आपका है सेक्शन नंबर 194IB। देखो क्या लिखा है जी, इंडिविजुअल और एचयूएफ
जिनको ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है, उस केस में वो यहां पे आ रहे हैं। ठीक है जी, देखो टीडीएस नहीं काटना उन्हें अगर 50,000 पे एक महीने का किराया है, तो सोच के बोल देना कि यहां पे 55,000 पे किराया है 3 दिन का, तो ऑब्वियस बात है टीडीएस कटेगा। और 194 आईबी में टीडीएस का रेट क्या है, ये टेबल भी मैंने आपको दी हुई है, ये देखो 194 आईबी आईबी आईबी, ये रहा, जूम कर रहा हूं जी, ये देखो आईबी टीडीएस का रेट है 5%, तो भैया 5% से टीडीएस कटेगा, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, तो इसमें जो टीडीएस हमें काटना है 5% से 2750 हमारा आंसर आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर, आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन ये है, एक एचयूएफ है, हिंदू वन डिवाइडेड फैमिली ऑफ मिने कंसीडर ऑफ हिमसेल्फ हिज मेजर सन माइनर सन हिज वाइफ एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ एचयूएफ फॉर असेसमेंट ईयर 2021 विने वाज आउट ऑफ कंट्री, द रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ एचयूएफ कैन बी साइन इन केस। आपने आप बोल देना जी, एचएफ की जब भी रिटर्न जाती है तो एचएफ की रिटर्न पे साइन कौन करता है, कर्ता साइन करता है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि कर्ता सबसे मेन होता है, बट अगर कर्ता ही यहां पे नहीं है तो उस केस में कोई भी एडल्ट मेंबर साइन कर देगा। अब एडल्ट मेंबर का मतलब यहां पे मेजर सन जो होगा वो इसका साइन करेगा, तो आंसर क्या बनेगा, मेजर सन। ठीक है जी, और ये देखो जी, ये पॉइंट आपको दिखा दूं, ये आपकी बुक में दिया होगा, देखो सेक्शन नंबर 140, एचएफ वाले केस में रिटर्न वेरीफाई कौन करता है, साइन कौन करता है, कर्ता। और अगर कर्ता इंडिया में नहीं है या उसका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, मतलब वो पागल है, उस केस में कोई भी एडल्ट मेंबर तो वो क्या करेगा, रिटर्न को साइन कर देगा। तो इस केस में आंसर क्या बनेगा, मेजर सन, ये इसको साइन कर देगा, ये बात ध्यान देना। ठीक है जी, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जी, अपने आप बोल देना, एक आपने अपील वाला चैप्टर रिवाइज कर लिया होगा अब तो, और मेरे ख्याल से अपील वाला चैप्टर तक रट भी किया होगा। अपील में सबसे पहले अपील कहां होती है, सीआईटी अपील, फिर कहां करते हैं आईटीएटी, फिर कहां करते हैं हाई कोर्ट, फिर कहां करते हैं सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहली अपील जो सीआईटी के पास जाती है कितने दिन में जाती है, 30 दिन के अंदर। तो उसने वही बोला है सीआईटी अपील में अपील करनी है, कितने दिन के अंदर अपील करनी होगी, 30 दिन जब से आपको ऑर्डर रिसीव होगा वहां से। तो ऑप्शन नंबर बी, जब आप ऑर्डर रिसीव कर लोगे उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपील करनी होगी, ये बात ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, अगले दो क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के हैं। अब न्यू सिलेबस वाले बच्चे लंबा गहरा सांस लें, थोड़ा सा अपना प्रेशर रिलीज करें। ठीक है जी, और फटाफट से ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे यहां पे चेक करें। ओल्ड सिलेबस वालों के दोनों क्वेश्चन है। एक आपने ओल्ड सिलेबस में एक चैप्टर किया होगा एडवांस रूलिंग का। अब याद करो, एडवांस रूलिंग के चैप्टर में आपको मैंने बताया था कि एडवांस रूलिंग के पास कौन जा सकता है, कि नॉर्मली जाते हैं नॉन रेजिडेंट जब वो ट्रांजेक्शन करते हैं रेजिडेंट से, रेजिडेंट भी जाते हैं जब वो ट्रांजेक्शन करते हैं एनआर से, और अगर रेजिडेंट से करते हैं तो भी वो जा सकते हैं, बट वो रेजिडेंट पर्सन जो होना वो स्पेसिफाइड पर्सन हो। तो उसने बोला इनमें से एडवांस रूलिंग के पास कौन जाएगा, नॉन रेजिडेंट जाएगा जब वो ट्रांजेक्शन किसके साथ करेगा, रेजिडेंट के साथ। ठीक है, बाकी रेजिडेंट रेजिडेंट के साथ करेगा, ऐसे नहीं जाएगा। रेजिडेंट स्पेसिफाइड होना चाहिए, तो अगर कुछ भी नहीं कहा तो मैं स्पेसिफाइड नहीं मानूंगा। फॉरेन गवर्नमेंट नहीं, लिस्टेड कंपनी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए, एक नॉन रेजिडेंट जब रेजिडेंट के साथ ट्रांजेक्शन करेगा फिर वो एडवांस रूलिंग के पास चला जाएगा, ये बात ध्यान देना। उसके बाद ये फटाफट से बताओ, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए, अपने बोल दो, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए तो पेनल्टी कितनी है, जितनी ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है उसका 2%। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, देखो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू का 2% आपकी पेनल्टी लग जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर का है और ये क्वेश्चन एडवांस रूलिंग का है। और मैंने आपको ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को कहा भी था, इंटरनेशनल टैक्सेशन की कंप्लीट रिवीजन मैंने सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों को ये आधे घंटे के सेशन में कराई है, तो प्लीज एक बार वहां से जाके रिवाइज कर लेना। अगला क्वेश्चन सबके लिए जी, अगला क्वेश्चन सबके लिए। अगला क्वेश्चन देखो जी, इन केस इंडिविजुअल हु इज नॉट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब आरएनओआर है। अब वो ये बात कहना चाह रहा था, इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया आउट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी। आरएनओआर के हाथ में इसमें से कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, पहले तो बताओ आरएनओआर के हाथ में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है। अराइज इन इंडिया टैक्सेबल, रिसीव इन इंडिया टैक्सेबल, अराइज आउटसाइड इंडिया टैक्सेबल तब होंगी अगर उसका बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप होगा। अगर आपको ध्यान आता हो एक बार चेक करो, रेंटल इनकम इन फॉरेन कंट्री नॉन टैक्सेबल, उसके बाद इंटरेस्ट इनकम फॉरेन कंट्री नॉन टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल इन इंडिया। ओ माय गॉड, बच्चा कह रहा है यस सर ये वाली इनकम टैक्सेबल होगी, यस। बट आप में से जो सामने बच्चे हंस रहे हैं ना, लाइक यही बच्चे हैं जो ऑप्शन नंबर डी देख के ऑल ऑफ दी 3 करके आते हैं, क्योंकि उनको ना पता नहीं क्या लगता है कि जहां पे ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा ना वो ऑल ऑफ दी अबव भी करके आएंगे। ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं होता।
मैं आपको बार बार कह रहा हूं, प्रोविजन बहुत ध्यान से पढ़ना, आपके इन क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस हो जाते हैं। अब खुद सोचना, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो क्वेश्चन में है क्या भैया, ऊपर वाली दोनों इनकम टैक्सेबल नहीं होंगी क्योंकि उनका कंट्रोल इंडिया में उसने कहीं भी नहीं कहा। तीसरे वाली इनकम में कह रहे हैं इनकम कमाई बाहर है, कंट्रोल इंडिया में है, तो आर एनओआर के हाथ में ये इनकम टैक्सेबल है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये ओल्ड सिलेबस का है, न्यू सिलेबस वाले बच्चे फिर लंबा गहरा सांस लें। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे याद करें, ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में एक सेफ हार्बर रूल मैंने आपको बताया था। अब वो कहने जा रहे हैं सेफ हार्बर रूल का इसमें से क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, हायर कलेक्शन ऑफ टैक्स। आपको मैंने बताया भी था सेफ हार्बर रूल का मतलब क्या होता है, जो प्राइस आप दिखाओगे उसी प्राइस को हम फेयर मार्केट वैल्यू मान लेते हैं। तो भैया हमारा ऑब्जेक्टिव आपसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना नहीं होता, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है जी, आओ जी अगले क्वेश्चन में। अब अगले वाले क्वेश्चन सबके लिए हैं जी। यहां पे देखो, अनिल मेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। एक्वायर प्रॉपर्टी 6 लाख रुपए की, इमूवेबल प्रॉपर्टी 6 लाख रुपए की ली है। उसके बाद टर्म डिपॉजिट बैंक में जमा कराए 30,000 रुपए, 75,000 पे किए होटल में बर्थडे के लिए, और 45,000 रुपए सेविंग बैंक में जमा कराए। इनमें से कहां पर पैन मैंडेटरी है? आपने अब बोल दो, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस करते हैं 10 लाख से ऊपर तब पैन जरूरी होता है। बैंक में अकाउंट ओपन कराओगे, चाहे वो टर्म डिपॉजिट हो चाहे वो सेविंग हो, 50,000 से ऊपर तब पैन कार्ड चाहिए होता है। और अगर होटल के बिल की पेमेंट कर रहे हो 50,000 से ज्यादा तो भैया पैन कार्ड चाहिए होता है। तो आप इतना बोल देना, 6 लाख वाले केस में पैन कार्ड नहीं चाहिए, और दोनों बैंक में 50,000 से कम है पैन कार्ड नहीं चाहिए। जो होटल के बिल की पेमेंट कर रहा हूं 75,000, उसमें पैन कार्ड मैंडेटरी है। तो ये देखो, पेमेंट टू होटल फॉर बर्थडे पार्टी, इस केस में जो पैन कार्ड होगा यहां मैंडेटरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब कई बच्चे घबरा रहे हैं, सर ये पैन कार्ड की लिमिट की भी आप हमें वो समरी बना के दोगे? सब कुछ बना के दूंगा, सब कुछ बना के दूंगा, सब कुछ आपके लिए करके दूंगा। बस आपसे कमिटमेंट चाहता हूं कि आप भी तैयारी पूरी करके चलोगे। सर बिलीव मी, मैं पूरी जान लगा दूंगा आपके एग्जाम निकालने के लिए। जो पेरेंट्स इतने टाइम से वेट कर रहे हैं ना कि मेरा बच्चा कब पास होगा, मैं इस अटेम्प्ट के अंदर अपनी पूरी जान लगा दूंगा आपको पास करवाने के लिए। बट अगर आपकी अच्छी नीयत होगी, अगर आप सही ऑनेस्टी तरीके से पढ़ोगे, और अगर आपने सारे सेशन अटेंड किए होंगे ना शाम वाले, मैं बिलीव मी, भगवान मेरे सामने बैठे हैं उनको साक्षी मान के बोलता हूं कि आप पास हो जाओगे। मेरा दिल ये बात कहता है पास हो जाओगे, प्रोवाइडेड आपने सारे सेशन अटेंड किए हो, आपने दिल से पढ़ाई की हो, आपने दिल से रिवीजन की हो। बाकी मैं अपना काम पूरा करके चलूंगा सर, आप मेरी टेंशन छोड़ दो। अगर मैंने आपसे कमिटमेंट कर दी तो कर दी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी कमिटमेंट पूरी करूंगा। ठीक है, तो लिमिट्स में बना के दूंगा, बट फिर भी आपने अभी क्वेश्चन ध्यान समझना है कि 50,000 से कम है और वहां 10 लाख से कम है, इसलिए पैन कार्ड नहीं चाहिए। होटल का बिल 75,000 का है, 50,000 से ऊपर है तो पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है। आगे देखो, मैट क्रेडिट, ये तो मैं आपको ना भी बोलूं तो भी आप बता दोगे। मैट क्रेडिट कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है? 15 साल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के बच्चों का, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कितनी बार क्वेश्चन बन गया? जो बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे होंगे उन्हें पता होगा कितनी बार क्वेश्चन बन चुका है। स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन 20 करोड़ से अगर ऊपर होंगी तब टिपिकल लगेगा। तो वो कहना चाह रहे हैं कितने करोड़ से ऊपर? 20 करोड़ से ऊपर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला भी क्वेश्चन टीडीएस का है। अगर हम बाहर किसी एडवर्टीजमेंट की पेमेंट करते हैं फॉरेन कंपनी को, तो उसके इसमें टीडीएस काटना पड़ता है @6% इक्वलाइजेशन लेवी। तो बस ध्यान रखना कि 6% से आपको यहां पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर फॉरेन कंपनी को ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की पेमेंट करते हैं तो 6% आपका रेट होता है। अगला क्वेश्चन आओ जी, क्वेश्चन नंबर 48। ये बहुत ध्यान से पढ़ना, ये सबके लिए जी। मैं थोड़ा नीचे कर दूं। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, कदम सोल्ड ए वेकेंट लैंड फॉर 15 लाख फॉर 20th मार्च 20। इंडेक्स कॉस्ट दी हुई है 12 लाख रुपए की, और 3 लाख रुपए वो ये बात कहना चाह रहे हैं सेल कंसीडरेशन जो है ना कैश में दी है, एंड द बैलेंस पेमेंट जो है वो आपने पेमेंट की है ऑनलाइन से। एओ कितनी पेनल्टी आपके ऊपर लगा सकता है? आपने आप बोल देना। जो आपने सारी पेमेंट ऑनलाइन मोड से की है, मेरा पूरी बच्चों से क्वेश्चन है जो बच्चे सामने बैठे हैं, और कई बच्चे भी बीच में व्हाट्सएप चला रहे हैं, मेरे तो कहता कहता गला भी थक गया। और कई बच्चे मुझे अब कमेंट बॉक्स में ये बोलने लग गए कि भैया आप तो बिना बात के बोलते रहो, जो बच्चों ने बात नहीं मानी नहीं मानी। बट प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम पता क्या है? मेरे अंदर भी एक बीमारी है कि जब तक मैं आपको ना समझाऊं ना, पता नहीं भगवान ने मेरे अंदर क्या डाल दिया, तो आपको एक सेशन में ना समझाऊं मेरा दिल भी नहीं मानता। पता नहीं ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है, फिर भी आपको समझा रहा हूं कि बीच में बातचीत मत करो। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा है, एक बात में सोच के बोलना। अब वो ये बात कहना चाह रहा है भैया सेल कंसीडरेशन में सब कुछ ऑनलाइन पे किया, 3,000 रुपए की पेमेंट कैश में है,
अब अगर सारा पैसा ऑनलाइन मोड में है तो ऑनलाइन का मतलब क्या है? ब्लैक मनी, व्हाइट मनी। व्हाइट मनी मतलब पैसा एक नंबर में है। 3 लाख रुपए की ब्लैक मनी है। अब अगर ब्लैक मनी 3 लाख रुपए की है तो उस केस में गवर्नमेंट जो है पेनल्टी कितनी लेवी कर सकती है? 3 लाख रुपए तक। बच्चा कह रहा है 3 लाख कैसे सर, ये तो आपने बताया ही नहीं। एक बात मैंने सोच के बोलना नालायको, जब आपकी 3 लाख रुपए कैश ब्लैक मनी का पकड़ा जाएगा तो मैंने आपको पहले भी कहा था, जितना पैसा आप छुपाते हो जब गवर्नमेंट उसको धप्पा कर लेती है तो जो पैसा पकड़ा गया कम से कम उतनी पेनल्टी तो देनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे कैश में कितने 3 लाख, तो भैया कम से कम पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी? 3 लाख रुपए की ना, क्योंकि बाकी सारा पैसा ऑनलाइन मोड में है, वो तो व्हाइट मनी में है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो उसने बोला पेनल्टी कितनी लगेगी? 3 लाख। और ये कई नालायक बच्चे पता क्या करेंगे? 15 लाख सेल प्राइस, आई को 12 लाख, 3 लाख कैपिटल गेन। वो कुदरत की बात देखो क्या है, 3 लाख की कैपिटल गेन आ रहा है। और कई बच्चे कैपिटल गेन निकाल के आ जाएंगे। उसने कैपिटल गेन नहीं बोला, पेनल्टी बोल रहा है। वो तो कमाल की बात यह है, वो सारे बच्चे बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां कैपिटल गेन भी सेम आ रहा है। तो वो आंसर क्या देखेंगे? 3 लाख, जबकि उसने कैपिटल गेन नहीं बोला, वो पेनल्टी पूछ रहा है। और पेनल्टी डिपेंड करता है कि आपने कैश पेमेंट कितनी की है। तो अगर कैश पेमेंट यहां पे 5 लाख रुपए होती ना तो पेनल्टी 5 लाख आती। गलती से भी कैपिटल गेन मत लिख के आना। उसने कैपिटल गेन बोला होता, आंसर लगा था, उसने पेनल्टी पूछी है। तो पेमेंट कैश में होगी, उसकी क्या लग जाएगी? पेनल्टी। तो आंसर कितना आएगा? 3 लाख रुपए। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन देखो, याद करो अदर सोर्स के चैप्टर में एक सेक्शन आपने क्या होगा 115 बीबीडी, याद आ रहा है? अगर इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी में 26% या उससे ऊपर वोटिंग पावर होल्ड करती है, अगर इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी में 26% या उससे ऊपर वोटिंग पावर होल्ड करती है और अगर फॉरेन कंपनी इसको डिविडेंड देती है तो इंडियन कंपनी के हाथ में 15% टैक्सेबल होता है। अब देखो वही कहना चाह रहे हैं, इंडियन कंपनी ने 30% की वोटिंग पावर होल्ड की है फॉरेन कंपनी में, 26 और मोर है, तो जो डिविडेंड मिलेगा किस रेट से टैक्सेबल होगा? 15%। ये बात आपने टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड के चैप्टर में की होगी, एक बार जाके डायग्राम देख लेना सेक्शन 115 बीबीडी का, कि अगर फॉरेन कंपनी से उस इंडियन कंपनी को डिविडेंड मिल रहा है जिसकी वोटिंग पावर 26% और मोर है, टैक्सेबल 15% से होता है। अगला क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के लिए जी, याद करो ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में आपको मैंने बताया था एडजस्टमेंट दो तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होती है कि बाहर से पैसा इंडिया में लेके आना होता है। अब जब भी आप सेकेंडरी एडजस्टमेंट करते हो वो तब होती है जब ट्रांजैक्शन जो टैक्स की चोरी है वो 1 करोड़ से ऊपर की होती है। तो देखो उसने क्या बोला कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट कब करनी होती है? अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट मतलब टैक्स की चोरी अगर 1 करोड़ से ऊपर होगी तब ये सेकेंडरी होगी। और ये सेक्शन पता है हमारा कौन सा है? 92CB। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, नहीं ध्यान आ रहा तो रिवीजन क्लास जाके सुन लेना ट्रांसफर प्राइसिंग की, उसके अंदर मैंने बताया है कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट सिर्फ तब होगी अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट जो है 1 करोड़ से ऊपर की है। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 51, ये सबके लिए पेनल्टी है जी। ये याद करो सेक्शन रिटर्न ऑफ इनकम वाले चैप्टर में एक सेक्शन है 234F, याद आ रहा है कुछ? 234F के अंदर ये करा होगा आपने, अगर हम सही टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करते, अगर हम सही टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करते तो कितनी फीस देनी पड़ेगी, वो डिपेंड करता है मेरी टोटल इनकम कितनी है। याद करो क्लास में एक डायग्राम आपने बनाया होगा कि अगर टोटल इनकम 5 लाख तक है तो उस केस में अलग ट्रीटमेंट करेंगे, अगर टोटल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो ट्रीटमेंट अलग करेंगे। अब अगर इनकम 5 लाख तक है, याद करो मैंने पहले भी कहा था रिटर्न कभी भी फाइल करो 31 मार्च तक आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 1000 रुपए तक, ठीक है जी। और अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा है और 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करते हो, याद आ रही है कुछ? पेनल्टी कितने की थी? 5000 की, और उसके बाद करोगे तो 10,000 की। अब चेक करना, इनकम 4,90,000 है। अब अगर इनकम 4,90,000 है, उस केस में रिटर्न फाइल करने में गलती की है तो पेनल्टी जो होगी मैक्सिमम कितनी लग सकती है? 1,000 रुपए की। ये हमारा आंसर आएगा। और अगर इनकम 5 लाख से ऊपर होती फिर हमें चेक करना पड़ता वो रिटर्न फाइल कब की है। अगर 31 दिसंबर तक फाइल कर दी 5,000 की, 31 दिसंबर को बाद फाइल की है तो 10,000 की। और ये सारी बातें आपने कहां पे पढ़ी होंगी? 234F जो रिटर्न ऑफ इनकम वाला चैप्टर होगा उसके अंदर आपने पढ़ी होंगी। उम्मीद करता हूं आपको ध्यान आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के लिए जी, अगला क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के लिए, अगर एक नॉन रेजिडेंट है उसने इनकम छुपाई है, ठीक है जी, तो उस केस में डिपार्टमेंट कितने टाइम तक नोटिस भेज सकता है? 6 साल तक कभी भी नोटिस भेज सकता है। और ये बात मैंने न्यू सिलेबस वाले बच्चों को क्लास के अंदर वैसे ही बताई थी, ओल्ड हो या न्यू सिलेबस हो, इनकम टैक्स में कोई भी अगर आप चोरी करते हो डिपार्टमेंट 6 साल तक कभी भी केस खोल सकता है। तो देखो वही क्वेश्चन आ गया कि डिपार्टमेंट कितने साल तक केस खोल सकता है? 6 साल तक। अगला क्वेश्चन है जी टीडीएस का, एक सेक्शन 194J है,
194 जे में याद करो प्रोफेशनल फीस, सीटिंग फीस, अगर डायरेक्टर को सीटिंग फीस पे करते हो, प्रोफेशनल फीस पे करते हो, और प्रोफेशनल फीस वाले केस में एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है 30,000। अगर पूरे साल की 30,000 है, टीडीएस नहीं कटेगा। पूरे साल की 30,000 से ऊपर है 10% टीडीएस कटेगा। अब यहां पे देखना जी, डायरेक्टर सीटिंग फीस 10,000 रुपए की है एवरी मीटिंग, और यहां पे मीटिंग कितनी हो रही है, 6 मीटिंग है। आपने आप बोल देना अगर हर मीटिंग की 10,000 रुपए है, 6 मीटिंग है, तो पेमेंट कितनी है 60,000। तो क्या टीडीएस कटेगा, नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 10% से 6,000 रुपए का टीडीएस कट जाएगा। ये हमारा आंसर है। और मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं टीडीएस के रेट और लिमिट जरूर याद करना, क्योंकि आपके एग्जाम में कम से कम भी 2 से 3 क्वेश्चन टीडीएस के बनते बनते हैं। और बिना बात के ना फ्री के नंबर गायब हो जाएंगे अगर आपको लिमिट्स याद नहीं होंगी। ठीक है जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा बहुत जल्दी समरी की पूरी पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूं, ताकि आप याद टाइम से कर लो। बट फिर भी जब तक नहीं डल रही, आप रिवीजन करते रहो करते रहो करते रहो, ऑटोमेटिकली आपको थोड़ी बहुत तो याद हो जाएंगी। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओ माय गॉड, आधा घंटा तो हो चुका है, बट कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के बच्चों का, न्यू सिलेबस वाले बच्चे फिर लंबा गहरा सांस लें। याद करो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे, ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट आपने किया होगा। अब जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट मैंने कहा था वो कितने साल के लिए एंटर होता है, अगले 5 साल, पिछले 4 साल। तो उसने नॉर्मल बात की है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट कितने साल से ज्यादा के लिए हम एंटर नहीं कर सकते, दैट इज 5 ईयर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। जो है वो हमारा 5 साल के लिए रहता है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट मैक्सिमम जो होगा वो अगले 5 साल के लिए होगा। पिछले 4 साल की बात नहीं की, उसने नॉर्मल कितने साल की बात की है कि कितने साल से ज्यादा के लिए नहीं होगा, तो आंसर कितना बनेगा 5 साल। उसके बाद अगला क्वेश्चन 55 जो है ना, ये सबके लिए है। अब प्लीज क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। और एक क्वेश्चन हमारा सेक्शन 10 का है, और सेक्शन 10 की समरी टेबल मैं ऑलरेडी आपको बना के दे चुका हूं एक्सपर्ट बनो की वेबसाइट पे, और मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाल दी है। एक बार आप चेक करना। वो पेमेंट क्वेश्चन कहना चाह रहा है, एनी पेमेंट इन कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव फ्रॉम ए पेंशन फंड सेटअप बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज। अपने आप बोल दो। अब जो पैसा आपका सेक्शन 10 के अंदर मिलेगा तो क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा, टैक्सेबल होगा। एग्जाम्प्ट होगा तो आंसर कितना बनेगा, फुली एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 पे आओ जी। फाइंड आउट द फॉलोइंग इनकम डिराइव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज बीइंग एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब ये क्वेश्चन गलत है, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात आपका इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है। इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं कि जो दोनों सही हैं। इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि ऐसी कौन सी इनकम हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली है जो आपकी फुली एग्जम्प्ट है। याद करो, आपको मैंने बताया था कि जो चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं उनके हाथ में जो भी इनकम होती है वो सारी एग्जम्प्ट होती है। और एक सेक्शन 10 में ना जो लिस्ट अगर आपने ध्यान से पढ़ी हो, सेक्शन 10 के अंदर कहा था ट्रेड एसोसिएशन के हाथ में जो भी इनकम होती है वो भी सारी एग्जम्प्ट होती है। तो एक बार चेक करना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रस्ट और चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, ये इनकम एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल है, ये भी इनकम एग्जम्प्ट है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी, ये इनकम एग्जम्प्ट नहीं है। इनकम फ्रॉम ए प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रेड एसोसिएशन, ये भी इनकम क्या है, एग्जम्प्ट है। अब आपने बोल देना, उसने बोला इनमें से कौन सी इनकम एग्जम्प्ट है, तो ए भी एग्जम्प्ट है, सी भी एग्जम्प्ट है। तो ऑप्शन में कहीं ए और सी आंसर ही नहीं है। तो जब ये पेपर बना था ना, उसमें अगर ए या सी आपने दोनों में से कोई भी किया होगा तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। और ये इंस्टीट्यूट ने खुद माना है इस क्वेश्चन में गलती है, तो मे बी अगर आपने आंसर सही भी किया हो या गलत भी किया हो तो भी आपको ग्रेस नंबर मिलेंगे। बट अगर आज ये क्वेश्चन बनेगा तो ये ध्यान देना, इन दोनों में से एक ही ऑप्शन बनेगा, या तो ए आंसर बनेगा या सी आंसर बनेगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी आपका सेक्शन 10 का है। उसके बाद चेक करो अगला क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है सर। अगला क्वेश्चन ये बात कहना चाह रहा है कि भैया कितनी पेमेंट ऐसी है कि जो हम अगर ऑनलाइन मोड में ना करें तो हमारे हाथ में डिसअलाउड होगी, मतलब लिमिट कितनी, अपने आप बोल देना सर। आपको मैंने पहले भी कहा था 10,000 तक अगर पेमेंट करोगे तो 10,000 तक, अगर आप कैश भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 10,000 से ज्यादा पेमेंट करनी है तो आपको अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट से, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से या ऑनलाइन मोड से आपको जैसे पेमेंट करनी है वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने इसके अलावा पेमेंट की होगी 10,000 से ज्यादा तो सारी पेमेंट क्या हो जाएगी, डिसअलाउड हो जाएगी। तो देखो उसने वही बोला है कि कितनी पेमेंट ऐसी है, 10,000 की लिमिट है ना, तो भैया 10,000 की लिमिट से अगर ऊपर पेमेंट करोगे तो या तो कैपिटल खर्चा हो या वो रिवेन्यू खर्चा हो, दोनों ही केस में वो अलाउड नहीं होगा, ये बात ध्यान देना। ठीक है नी, तो ये हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ये क्वेश्चन कैपिटल गेन का है जी। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54G ऑन दी फुलफिलिंग ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन इज अवेलेबल ऑन। अब एक 54 की ना आपकी ना एग्जम्पशन सीरीज है,
जो आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि 54 की एग्जाम्शन सीरीज की मैंने वीडियो भी यूट्यूब पे बना के डाली है। अगर आप सर्च में सर्च करोगे सेक्शन 54 सीरीज, तो वो सेक्शन 54 की सीरीज आ जाएगी। उसमें जो भी अमेंडमेंट है इस बार की इनकम टैक्स की अमेंडमेंट क्लास के अंदर मैंने डाल दी है। तो जिन बच्चों को सेक्शन 54 में डाउट है ना, एक बार वो जरूर देख लेना। मैंने 54 की पूरी वीडियो बना के डाली हुई है। उसके अंदर की अमेंडमेंट्स मैंने अमेंडमेंट क्लास में डाली हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन आया है। तो 54G है, वो बात करने जा रहे हैं 54G में एग्जाम्शन कब मिलती है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन एरिया बाय गवर्नमेंट। इट मीन अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है अगर अर्बन एरिया से शिफ्ट कर दोगे ना, तो उस केस में जो भी तुम्हारा कैपिटल गेन आएगा वो सारा क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे। तो ये हमारा 54 की सीरीज के अंदर है। वो सीरीज जब आप देखोगे उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। लो जी, बिजनेस के लॉस हैं। बिजनेस के लॉस किस इनकम से खत्म नहीं कर सकते, अपने आप बोल दो जी। हाँ नहीं, बिजनेस के लॉस को किस इनकम से खत्म नहीं कर पाओगे। आपको मैंने पहले भी कहा था बिजनेस के लॉस किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म हो सकते हैं, बट सैलरी की इनकम से खत्म नहीं होंगे। बिजनेस के लॉस किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म होंगे, बट सैलरी से खत्म नहीं होंगे। एक बच्चा कहता है भाई सर को क्या हो गया, सर ने तो कहा था सैलरी से लॉस खत्म हो जाते हैं। नालायक, वो हाउस प्रॉपर्टी के होते हैं। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस सैलरी की इनकम से भी खत्म हो जाते हैं, बट बिजनेस के लॉस सैलरी की इनकम से खत्म नहीं होते। तो देखो भैया, सैलरी की इनकम से ये लॉस खत्म नहीं होंगे, ये बात ध्यान देना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद याद करो, एक सेक्शन 80G था डिडक्शन के चैप्टर में, जहां पर मैंने कहा था डिडक्शन मिलती है 100% या 50%। अब जो गांधी फैमिली होगी उनके जितने फंड होंगे उस केस में कितनी मिलती है, 50%। और उसके अलावा नॉर्मल कितनी मिलती है, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, रिलीजियस ट्रस्ट हो गया, और कोई फंड हो गया, उस केस में कितनी मिलती है, पूरे 100% मिलती है। एक बार चेक करना, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड इसमें 50% है। जवाहरलाल नेहरू ये भी गांधी फैमिली के अंदर है, 50%। ये आपका प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग है, ये भी 50% में। अफ्रीका फंड जो है 80G में कितने परसेंट से है, 100% से है। तो उसने मुझे बोला 100% डिडक्शन इनमें से किस केस में मिलती है, ऑप्शन नंबर डी, इस फंड में 100% है, बाकी जो भी फंड है वो 50% है। अब जिन बच्चों ने वो 80G वाली टेबल ध्यान से देखी होगी, ठीक है, आपकी बुक में दी हुई है, उस टेबल में अगर आप चेक करोगे ये सब 50% में आते हैं और ये वाला 100% में आता है। अब बच्चा कहता है इतनी लंबी चौड़ी टेबल तो हमें थोड़ा याद होगी, तो आप हमें ये बताओ कि कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमें याद करने हैं। फिर जो मैं इनकम टैक्स की समरी बना के दूंगा ना, उसमें आपको बता दूंगा, बस वो पॉइंट आप याद कर लेना, ठीक है। चलो उसके बाद बताओ जी, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT का रेट कितना, अपने आप बोल दो जी। एक चैप्टर आपने रिवाइज किया होगा ना, मैट और AMT का। मैट और AMT का, भाई मैट और AMT का चैप्टर सर ने कराया ही नहीं था। नालायक को याद करो, मैट और AMT क्लास के अंदर हमने किया था और रिवीजन भी क्लास मैंने डाल दी। मैट का रेट कितना है, नया रेट कितना है मैट का। ये कई बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश कर रहे हैं 18.5%। नालायक को मैट का रेट 18.5% है, नहीं, आपको मैंने अभी बताया था कि मैट का रेट जो है नया कितना है, 15% है। सर कंपनी वाले केस में मैट लगेगा और रेट कितना है, 15%। जो AMT है उसमें रेट चेंज नहीं हुआ, उस केस में कितना लगेगा, 18.5%। तो उसने मुझसे किसका रेट मांगा है, AMT का, तो रेट कितना एप्लीकेबल होगा, 18.5%। ये रेट आपका एप्लीकेबल हो जाएगा, बस एक बात ध्यान दो, ठीक है जी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आओ जी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितने दिन के अंदर जमा कराना होता है। ओ माय गॉड, बच्चे ने पहले आंसर दे दिया 14 डेज के अंदर, कि सर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो कंपनी CDT काटती है, कंपनी को 14 डेज के अंदर वो CDT जमा करवाना पड़ता है। तो कितने दिन आएगा, 14 डेज आएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन ये गलत है जी, इनके चारों ऑप्शन ही सही है, इनके चारों ऑप्शन सही है। ए नॉन रेजिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). वो ये बात कहना चाह रहे हैं NR को इनमें से किस केस में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है। सर याद करो, आपको मैंने क्लास में नया लॉ बताया था, अब रिवाइज लॉ ये बात कहता है कि हर केस में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है अगर टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन और बिफोर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 अगर एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। इट मींस अगर मेरी ग्रोस टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो मुझे हर केस में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो उसने बोला इनमें से किस केस में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है, तो भैया हर केस में कंपलसरी है। तो ये चारों आंसर ही सही है, ये बात ध्यान देना, इन चारों में रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन गलत फ्रेम है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, अब आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो इसमें इन चारों कोई भी इनकम हो अगर एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है ना, तो रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 64 पे आओ जी। ये सिर्फ ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए है, न्यू सिलेबस के लिए नहीं है। बाकी न्यू सिलेबस वाले लंबा गहरा सांस ले लें। अब वो बात कहना चाह रहे हैं, एन इनकम टैक्स अथॉरिटी रेफर टू इन सेक्शन 116 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961
may amend with a view to rectify any mistake apparent from the record in respect of। हाँ जी, वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि एक इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो अपनी गलती को रेक्टिफाई कब कर सकती है। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि एन इंटीमेशन अंडर सेक्शन 12AA, इसका मतलब क्या है कि अगर पहले आपके पास इंटीमेशन आती है, उस इंटीमेशन में कोई भी गलती है, उस गलती को वो क्या करेंगे, रेक्टिफाई कर देंगे। याद करो, आपने ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे एक चैप्टर आपने किया होगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल, सेटलमेंट कमीशन और एडवांस रूलिंग, उन तीनों में आपने पॉइंट किया होगा। ठीक है जी। लो जी, अगला क्वेश्चन फिर सबके लिए है, और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कितनी बार ही आ चुका है, ये बार बार रिपीट हो रहा है जी। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, एक्स फाइल हिज रिटर्न ऑफ इनकम असेसमेंट ईयर 2021 31 July 19, the return so filed was selected by scrutiny assessment. The notice under section 143(2) for making scrutiny assessment can be served by। याद करो, जो आपका 143(2) का नोटिस है वो किसके लिए जाता है, जो 143(3) की असेसमेंट होती है, याद आ रहा है, स्क्रूटनी असेसमेंट। और कितने टाइम के अंदर आता है, 6 महीने। 6 महीने कहां से, जब वो असेसमेंट ईयर खत्म होगा वहां से 6 महीने। तो अपने बोल देना असेसमेंट ईयर हमारा खत्म होगा, मतलब सॉरी प्रीवियस ईयर हमारे यहां पे खत्म होगा 1920। तो 1920 का 6 महीने कब बनेंगे, 31 मार्च से अगर मैं काउंट करूंगा तो 30 सितंबर। तो ये आंसर क्या बनेगा, 30 सितंबर 2020। और ये क्वेश्चन सर अभी का नहीं है, जो बच्चे डेली बेस पे आ रहे हैं उन्हें पता होगा, ये क्वेश्चन पहले भी कई बार आ चुका है। और इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आंसर आपको रट भी चुका होगा कि मार्च के एंड से 6 महीने काउंट कर लेना, जो सितंबर वाला होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। उसके बाद देखो जी, आईटीएटी का ऑर्डर जो है कितने टाइम के अंदर आएगा जी, आईटीएटी कितने टाइम के अंदर ऑर्डर पास करती है, 4 साल। ठीक है जी। अपील के चैप्टर में आपको मैंने बताया था कि आईटीएटी 4 साल के अंदर जो है वो हमारा ऑर्डर पास कर देती है। अगला क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के लिए, सेटलमेंट कमीशन की एप्लीकेशन कब डाल सकते हैं जी, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे फटाफट से बताएं। सेटलमेंट कमीशन की एप्लीकेशन, ठीक है जी, इनकम टैक्स की जब रेड पड़ती है उस केस में लिमिट 50 लाख की होती है, नॉर्मल केस में लिमिट कितनी होती है, 10 लाख की होती है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 10 लाख से अगर ऊपर की चोरी होगी उस केस में सेटलमेंट कमीशन के पास जा सकते हो। तो ये बच्चे ओल्ड सिलेबस वाले पता होंगे उन्हें, सेटलमेंट कमीशन का आपने एक चैप्टर किया होगा, वहां पर 2 लिमिट मैंने क्लास में बताई थी, 50 लाख और 10 लाख। 50 लाख रेड वाले केस में, 10 लाख नॉर्मल वाले केस में, ये उसकी बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन सबके लिए जी, 44AB में अगर आपने ऑडिट नहीं कराया, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की, तो उस केस में पेनल्टी कितनी लगती है, 1.5 लाख रुपए की मैक्सिमम। देखो यहाँ पे उसने लिखा है 0.5% टर्नओवर और यहाँ पे 50,000, क्या सही है, नहीं, ध्यान रखना। वैसे 0.5 ऑफ टर्नओवर और 1.5 लाख, विच एवरेज लेस, बट हाईएस्ट कितनी लगती है, 1.5 लाख तक। तो उसने बोला है कितनी पेनल्टी लग सकती है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कितना आएगा, 1.5 लाख रुपए की आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन ओल्ड सिलेबस के लिए, यहां पे याद करो, ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में एएलपी निकालने का इसमें से कौन सा मेथड नहीं है। ट्रांसफर प्राइसिंग के चैप्टर में एएलपी निकालने के कितने मेथड होते हैं, 6। कौन कौन से, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, रिसेल प्राइस मेथड, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, कॉस्ट प्लस मेथड, ठीक है जी, और ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, और एनी अदर मेथड स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों होंगे उनको पता होगा। चेक करो, कप मेथड होता है, रिसेल प्राइस मेथड होता है, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड होता है, प्रॉफिट मेथड, ये कोई भी मेथड नहीं होता। उसने बोला इनमें से कौन सा मेथड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। और आओ जी, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है यहां पे, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड लोकेटेड इन अ फॉरेन कंट्री। अपने आप बोल दो रही, एक एग्रीकल्चर इनकम कमाई है एग्रीकल्चर लैंड से, और फॉरेन कंट्री में है। इंडिया में अगर कमाते तो एग्जम्प्ट हो जाती, अगर फॉरेन कंट्री में है तो आप सब जानते हो आरओआर के हाथ में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। तो रेजिडेंट के हाथ में क्या होगी, टैक्सेबल। बच्चा कह रहा है एनआर के हाथ में क्यों नहीं होगी, एक बात में सोच के बताओ, बाहर का रहने वाला बाहर इनकम कमाएगा, टैक्सेबल क्यों होगी। आर एनओआर के हाथ में भी नहीं होगी क्योंकि कंट्रोल इंडिया में नहीं है, सिर्फ आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है कब, अगर वो इंडिया में कमाओ। ये इंडिया से बाहर है तो आप सब जानते हो आरओआर के हाथ में पूरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, तो इनकम रेजिडेंट के हाथ में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। ठीक है जी। लो जी, अब जाके हमारे 70 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। बच्चा कह रहा है सर आज तो आपने 40 क्वेश्चन फटाफट से करवा दिए। फटाफट से नहीं कराने लगा, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन थे। ठीक है, बट अगर फिर भी कोई डाउट है तो घबराना मत, घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना, और शर्म बिल्कुल मत किया करो। क्योंकि ना कई बच्चे इसलिए शर्म करते हैं कि यार हमने विवेक सर से कोचिंग तो लेनी, डाउट पूछते शर्म आती है। बिल्कुल भी मत सोचा करो,
बिल्कुल मत सोचा करो। आप मेरे डाउट के रिप्लाई आने में थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं। कोशिश पूरी करता हूं मैं सुबह उठते ही कम से कम आधा घंटा लगाता हूं रिप्लाई करने का, ठीक है जी। बट पूरी कोशिश रहती है रिप्लाई करने की, तो गुस्सा कभी मत माना करो। जहां टाइम मिलता है मैं आपका भी रिप्लाई करूंगा, चाहे मुझसे पढ़े हो नहीं पढ़े। सर लास्ट के सिंपल सी बात है, लास्ट के दिनों में हम सबने मिलकर मेहनत करनी है और सबने एग्जाम निकालने हैं पूरे एफर्ट्स के साथ। तो ये सारे क्वेश्चन, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है ना, एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा सुन लेना। 100% कंफर्म हूं आपको समझ में आ जाएगा अगर आप एक बार घर रखे नोट्स आपने खोल लोगे। अगर आप नोट्स खोल लोगे, रिवीजन क्लास देख लोगे, सब कुछ समझ में आएगा। बट अगर फिर भी डाउट आ रहा है कि सर इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझा दो, तो बिल्कुल मत शर्माना, कोशिश पूरी करूंगा हर एक बच्चे का मैं रिप्लाई कर दूं, ठीक है जी। और बाकी जब मेरा अगला सेशन होगा, अगला सेशन मेरा कब होगा जी? अच्छा, अगला सेशन मेरा होगा जी ट्यूसडे को, क्योंकि संडे मेरा सेशन नहीं है। संडे कल मेरा सेशन नहीं है, कल मेरे डाउट सेशन है जी 5। कल मेरे जीएसटी के डाउट सेशन है। जिन जिन के भी जीएसटी के डाउट्स हैं, मैं बहुत जल्दी वीडियो मैंने बना के वैसे डाल भी दी है, और फिर दोबारा से एक बार मैं आज शाम को, मतलब कल सुबह मैं थंबनेल लगा दूंगा कि आपने बस वहां डाउट लेने पहुंच जाना है, ठीक है। वीडियो भी एक बार देख लेना जहां मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। वो वीडियो पूरी कंप्लीट कर लेना, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालूंगा, फेसबुक पे भी डालूंगा। जिस जिस बच्चे को जो भी डाउट सेशन अटेंड करना है जीएसटी का, वो जरूर आएगा। कल जीएसटी के सारे डाउट्स आपने कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है जी। कल 5 डाउट सेशन है मेरे, इसलिए मैंने कल लाइव सेशन नहीं रखा। तो कल हमारा कोई भी सेशन नहीं है, एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों का नहीं है, सिर्फ मेरे कल डाउट सेशन है। बाकी ट्यूसडे को जीएसटी पूरा कंप्लीट करके जून 19 का पेपर पूरा खत्म कर देंगे। फिर फाइनली 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 दिसंबर 19 का न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस दोनों का पेपर मैं कराऊंगा। और मैं उन बच्चों को दिखाऊंगा कि जो बच्चे कह रहे थे कि पेपर मुश्किल है, उन्हीं से फिर मैं बात करूंगा कि बताओ भाई पेपर मुश्किल है या आसान है, या क्या प्रॉब्लम आती है, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़े थे, क्या प्रॉब्लम थी, आप खुद कहोगे सर गलती हो गई। इस बार जुलाई में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, एग्जाम निकाल के आएंगे। हाँ, 5-6 क्वेश्चन तो ऑब्वियस से ज्यादा मुश्किल आते ही आते हैं, बट बाकी क्वेश्चन आसान थे, और 100% आसान थे, आप खुद बोलोगे आसान थे, ठीक है जी। चलो, तो फिर बाकी मुलाकात करूंगा जी नेक्स्ट क्लास में। बस अपनी तैयारी करते रहो, बहुत कम टाइम रह गया, और एग्जाम पोस्टपोन कैंसिल के साथ ध्यान मत लगाओ, अपनी तैयारी पर टाइम लगाओ। जब मैं आपके लिए डेली एफर्ट्स कर सकता हूं, तो आप भी अपने लिए एफर्ट कर सकते हो। सबने मिलकर काम करना है। एग्जाम पोस्टपोन होंगे, कैंसिल होंगे, वो बात का मैटर है, हमारी तैयारी पूरी हो, हमारी तैयारी इतनी बढ़िया तरीके से हो कि एग्जाम चाहे 6 जुलाई को ही क्यों ना हो, तो भी हमारे एग्जाम बेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमें एफर्ट्स पूरे लगाने हैं, ठीक है जी। चलो, फिर बाकी मुलाकात करूंगा जी नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम ट्यूसडे को शाम को 7 बजे। जीएसटी का पूरा कंप्लीट करके पेपर हम पैकअप कर देंगे। तब तक इसमें कोई भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में डाल देना, सारे डाउट्स के रिप्लाई कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपका भाई आपके साथ है, पूरी कोशिश करूंगा आपके एग्जाम निकलवाने की, ठीक है जी। और बाकी टेलीग्राम चैनल पे सब बच्चे ऐड हो जाएंगे। आपने दोस्तों को बता देना कि टेलीग्राम चैनल पे जितने भी नोट्स होंगे मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालूंगा, ठीक है। चलो, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। लव यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू सो मच, टेक केयर।